मैं हूं अरमान और आपका बिहार इलेक्शन के खसूसी एपिसोड में इस्तकबाल है। जी हाँ, आज कुछ हटकर इलेक्शन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। बिहार इलेक्शन, जहाँ पर अभी फिलहाल फिरका परस्त जेडीयू और बीजेपी की हुकूमत है। इस इलेक्शन में तीन तरह से वोटों की बंटवारे होने जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है, उसके साथ जेडीयू है, दूसरी तरफ महागठबंधन, उसमें सीपीएम और वीआईपी जैसी छोटी पार्टियां हैं और उनके साथ आरजेडी और कांग्रेस है। इसमें एआईएमआईएम भी हो सकती थी। उन्होंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने उन्हें अपनी इत्तेहाद में नहीं लिया। शायद इसके बहुत से वजह हो सकती है। आइए बात करते हैं एमआई समीकरण की। बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये कहने की बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अभी देखें आप, 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां ऐलान किया जाता है कि 2% वाले वीआईपी से उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, 14% वाले यादव को सीएम बनाया जाएगा। वहीं 18% वाले मुसलमान का कोई जिक्र नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ये तो सोचने वाली बात है। 14% वाले सीएम की कुर्सी ले जाएंगे, 2% वाले डिप्टी सीएम की कुर्सी ले जाएंगे और जो 18% वाले हैं वो वोट देंगे। उन्हें क्या मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। समझने वाली बात है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद आरजेडी जैसी पार्टी मुसलमान डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं कर पा रही है। इसका एक ही कारण है, दोस्तों, और ये बहुत ही कड़वा कारण है। पिछले 70 सालों की राजनीति में हम मुसलमान सियासी शऊर पैदा नहीं कर पाए हैं। हमने हर सियासी पार्टी जो खुद को सेकुलर कहती है उसके पिछलग्गू होकर चलने में ही कनाअत समझी है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे और भी इलाके की पार्टियां हों, हमने अपनी पार्टी या अपनी मुस्लिम लीडरशिप को बनाने पर कभी जोर नहीं दिया, और जो मुस्लिम पार्टी है भी उन्हें मजबूत करने पर जोर नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ देखें, बीएसपी की बात करते हैं। चलिए, एसटी एससी की पार्टी है। पता है दोस्तों आपको, बीएसपी सुप्रीमो एसटी एससी को लेकर, ओबीसी को लेकर उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाले स्टेट में 4 बार अपनी गवर्नमेंट बनाई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मायावती की बीएसपी पार्टी एसटी एससी ओबीसी को लेकर 4 बार, जी हाँ 4 बार यूपी में अपनी गवर्नमेंट बना चुकी है। आइए दूसरे स्टेट की बात करते हैं, महाराष्ट्र में चलते हैं। वहां शिवसेना, वहां की इलाकाई पार्टी है। उन्होंने अपनी सियासी शऊर का मुजाहरा करके अपनी पार्टी को मजबूत किया, उनके समाज के लोगों ने उस पार्टी को मजबूत किया, और वो पार्टी वहां 3 बार अपनी गवर्नमेंट बनाती है। इसी तरह आप उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर
शिबू सोरेन की पार्टी है, उन्होंने अपनी सियासी शऊर का मुजाहरा करके अपनी पार्टी को मजबूत किया। आज वहां पे उनकी हुकूमत है, कांग्रेस उनके पीछे चलकर उनका समर्थन करती है और गवर्नमेंट में है। तो दोस्तों, इन 70 सालों में हमने क्या सीखा? क्या हम वाकई सियासी तौर पर अहल हुए हैं? जी नहीं। हम 1947 के बाद वहीं खड़े हैं, इन 70 सालों में जहां से शुरू हुआ था आज़ादी के बाद इलेक्शन का दौर। सभी पार्टियां कहां से कहां निकल गई, सभी सियासी शऊर के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ ज़ातियों के लोग अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करके आज भारत में एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी बन गए हैं। लेकिन इन 70 सालों में हमने कभी भी सियासी तौर पर वोटिंग शऊर को पैदा नहीं किया। यही वजह है कि कभी हम कांग्रेस की तरफ भागते हैं, वहां से रुसवाई मिलती है तो बीएसपी की तरफ भागते हैं, वहां से रुसवाई मिलती है तो एसपी की तरफ भागते हैं, वहां से रुसवाई मिलती है तो समाजवादी को छोड़ आरजेडी की तरफ भागते हैं, तो कभी इस पार्टी तो कभी उस पार्टी को। नतीजा ये होता है कि तमाम पार्टियां अब समझ चुकी हैं कि मुसलमान सिर्फ फिरका परस्त का पार्टी का डर देखा, वो अपना वोट आपको करेंगी। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बीजेपी के नाम लेकर डरवा दो, वो आपकी हुकूमत बना देगी या 100% आपको वोट करेगी, हुकूमत बने या ना बने। पिछले ही लोकसभा इलेक्शन में, आइए बिहार की तरफ मुड़ जाते हैं, पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमने बिहार में देखा मुसलमानों ने जी जान लगाकर आरजेडी कांग्रेस अलायंस को वोट किया। लेकिन वहां पर आरजेडी का अपना यादव वोट बैंक स्प्लाइट करके बीजेपी को जाता है और बीजेपी वहां पे लीड कर जाती है, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से लोकसभा सीट निकालती है। लेकिन हम कहां रह गए, सोचने वाली बात है। बिहार के अवाम की बात करते हैं तो सीमांचल को छोड़कर बिहार के बाकी हिस्सों में अभी भी मुसलमानों का सियासी शऊर लगता है वहीं 70 सालों वाला दायरा में घूमता फिरता नजर आ रहा। ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो सीमांचल के लोग सियासी तौर पे शऊर का मुजाहरा करते दिख रहे हैं जी, लेकिन बकिया इलाकों में ऐसा नहीं है। बकिया इलाकों में वही बीजेपी का डर, आप हमें वोट करें चुपचाप से वरना बीजेपी आ जाएगी। अभी ग्राउंड रिपोर्ट है कि यादव बहुल क्षेत्र में, यादव और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, दोनों की आबादी अच्छी खासी है। अगर यादव मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं तो यादव लोग उनको वोट नहीं करके बीजेपी के यादव कैंडिडेट को वोट करने जा रहे हैं। वो बाज़ाब्ता ऐलान कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, तो इसलिए हम उनको वोट ना देकर बीजेपी के यादव वाले वोट करेंगे। तो ये इस तरह से हमें पॉलिटिकल अछूत बना दिया गया है। और हुकूमत किसकी भी बने, गठबंधन की बनती है या फिर एनडीए की, मुसलमानों की नुमाइंदगी पिछले बार से कम ही होने वाली है बिहार में, क्योंकि आरजेडी ने भी कम कैंडिडेट दिए हैं, जेडीयू ने तो सिर्फ 4 ही दिए हैं, बीजेपी से तो कोई बनता ही नहीं उन्होंने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया है। एमआईएम ने 24 कैंडिडेट उतारे हैं, शायद 23 अभी हैं, कुछ का नामांकन रद्द हुआ है। तो हम किस तरफ वोट करेंगे, मुसलमान कहां जाए, किस तरह से अपनी सियासी ताकत भी दिखाए और
फिरका प्रस्त ताकतों को दूर भी हुकूमत से रखे। तो यहाँ पे मुसलमानों को सियासी शऊर दिखाने की जरूरत है। उन तमाम सीटों पे जहां पे मुस्लिम उम्मीदवार कई हैं, लेकिन कोई एक पार्टी बेहतरीन चेहरा है लेकर आई है, चाहे वो जेडीयू से हो, कांग्रेस से हो, एमआईएम से हो, उनमें से सिर्फ एक कैंडिडेट को आप चुन लीजिए और उसी को अपना पूरा वोट करें, जीतने वाले कैंडिडेट को, चाहे किसी भी पार्टी को हो। सीमांचल की बात करें तो वहां पे आप एमआईएम को एक तरफा वोट कर सकते हैं। सीमांचल से बाहर आपको महागठबंधन को वोट करना है और जीतने वाली महागठबंधन से जीतने वाले उम्मीदवार को ही वोट करना है। सीमांचल में भी जहां एमआईएम कमजोर उम्मीदवार कैंडिडेट को उतारा है, तो वहां पे आप बिला झिझक महागठबंधन के पास जाइए। और इतना तो तय है कि एमआईएम जीतने के बाद अगर महागठबंधन की सीट कम होती है तो अलायंस में वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, वो महागठबंधन के ही साथ जाएगी। तो दोस्तों, ये बात तो साफ हुई कि कहां कहां वोट करना है, कहां सियासी शऊर को दिखाना है। बिहार में हम 18% है, लेकिन तेजस्वी यादव 2% वालों को डिप्टी सीएम की कुर्सी देते हैं, खुद 14% है, सीएम की कुर्सी ले लेते हैं। मुसलमान 18% है, उनका क्या बनता है, इस पे कोई बात नहीं होती। आखिर क्यों? वजह साफ है, हम सियासी तौर पर बेदार नहीं है, हमारी सियासी कोई कुव्वत नहीं है। हम कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी या फिर बीजेपी के हराने के लिए वोट करते हैं। हमारी अपनी क़यादत नहीं है, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसका फायदा तमाम पार्टियां उठाती हैं, बीजेपी का डर दिखाकर अपना वोट ले लेती हैं और बाद में आपको कुछ नहीं मिलता। इसी तरह बात करते हैं मुख्तलिफ स्टेट की छोटी छोटी पार्टियों की, वो अपने सियासी शऊर का मुजाहरा करते हैं, अपने अवाम का, अपने जात बिरादरी के अवाम को लेकर चलती हैं। हम हुआ, वीआईपी हुआ, बीएसपी हुआ, इसी तरह बहुत सी और भी पार्टियां हैं, उन्होंने सियासी शऊर का मुजाहरा किया। यही वजह है कि आज वो 1%, 2% होने के बावजूद भी बड़ी पार्टियां कांग्रेस, आरजेडी या जेडीयू, बीजेपी उनके तरफ जाती हैं, उनसे अलायंस का खुद प्रस्ताव रखती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सियासी शऊर है, उनका वोट एक मत होकर एक तरफ अपनी क़यादत हो जाता है। वो चाहे महागठबंधन की तरफ जाए या फिर एनडीए में है तो एनडीए की तरफ जाए, ये होता है सियासी पावर। लेकिन हम मुसलमान कहाँ जाएंगे? इसी तरह बटे हुए हैं, कोई सियासी पावर नहीं, सियासी शऊर नहीं। 70 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। कांग्रेस को वोट करें, एसपी को वोट करें, बीएसपी को वोट करें, आरजेडी को वोट करें, टीएमसी को वोट करें, सीपीएम को वोट करें, ये फिरका प्रस्तावों के खिलाफ वोट करें। इसमें चाहे अपनी नुमाइंदगी मिले ना मिले, इससे कोई लेना देना मुसलमान को नहीं रहता। यही वजह है कि बड़ी पार्टियां मुसलमानों को ज्यादा भाव नहीं देती, उनसे यही उम्मीद रखती हैं कि वो तो खैर उनका कोई ये है नहीं, वो बीजेपी के डर से ही आपको वोट करने वाले हैं। सिर्फ बीजेपी का डर दिखाओ और वोट ले लो उनका। लेकिन इस बार सीमांचल में कुछ अलग लग रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो सीमांचल में एमआईएम, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी बेहतरीन करने जा रही है। पिछले इलेक्शन में उन्होंने 5 सीटें जीती थी, बाद में उनके 4 कैंडिडेट को आरजेडी ने ले लिया। अब वो कैसे गए वो अलग बात है, लेकिन पिछले ही इलेक्शन में एमआईएम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, खासकर सीमांचल के लोगों ने अपने शऊर का मुजाहरा किया था, जिसके बिना पे उनको 5 सीटें मिली थी।
लेकिन इस बार लगता है कि वो 5 का अपना आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। जी, जहां तक मैं देख रहा हूं, MIM इस बार खूब कम तो 6 सीट लेंगी या उससे ज्यादा ले सकती हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है, मुसलमान किस तरह से सियासी शऊर। लेकिन एक बात है, सीमांचल के मुसलमानों ने ये बता दिया है, RJD और कांग्रेस को यह एहसास हो चला है कि वो लोग भी अब अपनी बात करने लगे हैं। अपने लिए बेहतरीन बेहतरीन तालीम, बेहतरीन सुविधाएं और बेहतरीन अस्पताल वगैरह की बातें कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों की बातें कर रहे हैं, बेहतरीन रास्तों की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि मुझे लगता है कि शायद RJD इलेक्शन के बाद एक डिप्टी CM दे ही दे मुसलमानों को। लेकिन अगर आपको पावर में रहना है, आपको सियासी ताकत बनना है, तो आप जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट बेहतर हैं, चाहे जिस पार्टी से है, MIM से हो, RJD से हो, कांग्रेस से हो, NDA के छोड़ के आप उनको जिताना है और जीतने वाले कैंडिडेट को जिताना है। मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ाइए ताकि वो अपनी बात को असेंबली में रख सके, बिहार असेंबली में रख सके, आपका काम हो। देखिए, जिसकी लीडरशिप रहेगी, जिसके नुमाइंदगी ज्यादा रहेंगे, उनकी बात गवर्नमेंट सुनेगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार बिहार के इलेक्शन 2025 में महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन MIM के सपोर्ट के साथ। ये बिहार के लिए, इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए और मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन नतीजा साबित होने वाला है। तो आप अपना वोट करें, जमकर वोट करें, समझदारी से वोट करें, जीतने वाले कैंडिडेट को जिताएं, चाहे वो RJD से हो, कांग्रेस से हो, MIM से हो। और फिर कपाल ताकतों को शिकस्त दें, साथ में अपनी सियासी शऊर का मुजाहरा करके अपनी मुस्लिम लीडरशिप को भी मजबूत करें। आज कुछ अलग था, सियासी मैदान में उतरना पड़ा बिहार के इलेक्शन के लेके। कोशिश रहेगी कि आगे भी इस तरह की न्यूज आपको देते रहें इलेक्शन के मुतालिक। आपको एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और आगे भी क्या पॉलिटिक्स और वार के रिलेटेड वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, आपका सुझाव दरकार है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। खैर, ये मेरा पहला वीडियो था सियासी मुद्दों पे, इससे आगे भी इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। लेकिन आप अपनी राय लिखें, अपने प्यार दिखाएं, आप चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।